माधुरी गांव में सोया चाप बेचती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सोया चाप तैयार करती और निकल पड़ती। सोया चाप ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट प्रोटीन से भरी चटपटी सोया चाप। अजी सुनिए, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। सोया चाप वाली माधुरी आई हुई है, उसी से चाप खरीद लीजिए और खेत पर ले जाइए। तुम्हारा कभी खाना बनाने का मन होता है? इससे अच्छा तो मैं सोया चाप वाली माधुरी से ही शादी कर लेता। अब जाओ चाप ले आओ। सुनो माधुरी बहन, 20 रुपए की चाप दे दो। बहन जी, 20 रुपए की चाप से आपका और आपके पति का पेट कैसे भरेगा? दोनों कितने दुबले पतले होते जा रहे हो। अरे कम से कम 50 की चाप तो खरीदो, ये प्रोटीन से भरपूर होती है। प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन होता है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। माधुरी अपने मधुर स्वभाव और मीठी बोली से लोगों के दिल जीत लेती थी। अरे ओ काकी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? हाँ हाँ बिटिया, रामपुर से दवा लेकर आई हूँ, अब थोड़ा सा आराम है। सोया चाप खाओ काकी, प्रोटीन से भरपूर होती है, ताकत देती है। ठीक है बेटी, अब 20 की दे दो। अरे ओ शकरपुर वाली मौसी, तुम्हारी लड़की को क्या हुआ? वो पेट से थी ना? लड़का हुआ है। अरे वाह मौसी, मिठाई खिलाओ इसी बात पे। चल घर चल, फिर मैं तुझे मिठाई खिलाती हूँ। माधुरी शकरपुर वाली मौसी के घर जाती है। मिठाई तो खाती ही है, साथ में चाप भी बेच आती है। इस तरह माधुरी सोया चाप बेचकर अच्छी कमाई कर लेती थी। माधुरी के घर पर उसका बीमार पति और उसकी बेटी थी। आ गई माँ, पिताजी को आज फिर बहुत खांसी आ रही है। अरे उन्हें तो खांसी आती ही रहती है। मेरे फूटे भाग्य थे, तेरे पिताजी से मेरी शादी हुई। शादी के बाद पता चला कि इन्हें इतनी सारी बीमारियां हैं। अगर शादी से पहले ही बता देते तो मैं इनसे शादी ही ना करती। माँ, मेरे लिए 500 दे दो, मैं नया सूट सलवार खरीद लाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने नया सूट खरीदा था, अब फिर से एक नया सूट। मैं ये पैसे तेरी शादी के लिए बचा कर रख रही हूँ और तू है कि दिन पर दिन सूट मांगे जा रही है। सारे पैसे कपड़े में ही उड़ा देगी तो मैं लड़के वाले को दहेज में क्या दूंगी? मुझे परवाह नहीं है दहेज वहेज की, सूट के पैसे दे दो वरना घर छोड़कर चली जाऊंगी। मजबूरी में माधुरी को अपनी बेटी को पैसे देने ही पड़े। काश किसी तरह मैं जल्दी से अमीर हो पाती। गांव में ढाकन नाम का एक सपेरा रहता था। एक दिन जब माधुरी सोया चाप बेचते हुए ढाकन के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि ढाकन एक सांप के आगे बीन बजा रहा है और सांप सोने के मोती उगल रहा है। माधुरी ने सोचा कि अगर वो सांप उसे मिल जाए तो वो एक झटके में अमीर हो जाएगी। माधुरी ढाकन के घर के अंदर गई। और ढाकन भैया, क्या हाल चाल है? पत्नी बच्चे सब सही से तो है ना? हाँ माधुरी बहन, सब अच्छे। तुम्हें ये सांप कहाँ से मिला जो सोने की मोती दे रहा है? अरे माधुरी बहन, क्या हुआ? अभी कुछ महीनों पहले की बात है। लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं शहर जाकर सांप का खेल नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे परिवार को भूख से मरने की नौबत आ गई। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वहाँ मुझे एक सांप पड़ा हुआ दिखा। सांप घायल था, शायद उसके ऊपर से कोई वाहन गुजर गया था। मैंने सांप की मरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। बाद में पता चला कि ये कोई साधारण सांप नहीं है। इसके आगे बीन बजाओ तो ये सोने के मोती देता है। सब भगवान की कृपा है। अगर ये सांप उस दिन ना मिलता तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। माधुरी वो सांप हासिल करने की तरकीबें सोचने लगी। वो सांपों का व्यापार करने वाले एक आदमी के पास गई। उसने ढाकन के सांप जैसा एक साधारण सांप खरीद लिया। साधारण सांप को उसने अपनी सोया चाप वाली मटकी में रख लिया और सोया चाप बेचने के बहाने एक दिन फिर ढाकन के घर पहुंची। ढाकन भैया, आज मैंने बहुत विशेष सोया चाप बनाया है। गांव में सभी लोगों ने इसका स्वाद चखा है। थोड़ी सी बची है, आप भी ले लो। अच्छा, विशेष चाप बनाई है तो मैं भी जरूर खाऊंगा। जरा मैं अंदर से बर्तन ले आऊं। ढाकन जब अंदर बर्तन लेने चला गया, उतनी ही देर में माधुरी ने सोने के मोती देने वाले सांप को अपनी मटकी में रख लिया और उसकी जगह साधारण सांप ढाकन के घर छोड़ दिया। लो माधुरी, चाप को इस थाली में रख दो। अरे माधुरी बहन, पैसे तो लेती जाओ। पैसे की क्या बात है ढाकन भैया, वो तो मैं कभी भी ले लूंगी। माधुरी को सोने की मोती पाने की जल्दी थी। वो जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने मटकी से सांप बाहर निकाला
और सांप के सामने बीन बजाना शुरू कर दिया। हे सांप देवता, अब जल्दी से सोने की मोती दे दो। सांप ने अपने मुंह से मोती की जगह एक तेज फुंकार मारकर ढेर सारी आग निकली। अरे रे, मर गई रे, अरे जला डाला मुझे इस सांप ने, बचाओ कोई। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, लेकिन तुमने लालच में मेरा इस्तेमाल करना चाहा, इसीलिए मैंने तुम्हारा चेहरा जला दिया। सांप देवता, कृपया मेरा चेहरा ठीक कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मैं इस तरह जले हुए चेहरे के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैं अब जिंदगी में कभी लालच और चोरी नहीं करूंगी। ठीक है, पहले मुझे ढाकन के घर छोड़ कर आओ। माधुरी ढाकन का सांप वापस दे आती है। तब जाकर सांप उसका चेहरा ठीक कर देता है। महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में कृष्णा नाम का किसान था जो धान की खेती करता था। विदर्भ हमेशा से ही अकाल ग्रस्त रहता आया है और इस साल भी बारिश का नामो निशान नहीं था। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे जैसे गरीब किसानों के पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे धनी, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। हे भगवान। उमा, तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं? पूरी मेहनत से खेत में काम करता हूं और फिर भी अकाल के कारण अनाज नहीं हो पाता। मेरा तो जीना ही बेकार है। अपने परिवार का पेट तक नहीं भर सकता हूं मैं। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। धनी, ऐसी बेफजूल की सोच अपने दिमाग में मत लाओ। कुछ न कुछ रास्ता जरूर होगा। अब क्या हम लोगों के घर जाकर काम करें? बाबा, मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? माँ, तुम्हारे पापड़ गांव में सबको पसंद आते हैं, है ना? हाँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पापड़ बनाएं और बेचें? इससे हमें कुछ पैसे भी जरूर मिल जाएंगे और बाबा की मदद भी हो जाएगी। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? इसका मतलब तू पापड़ बनाकर बेचेगी? किसी के घर में जाकर काम करने से तो अच्छा ही है ना। कृष्णा उमा की बात मान गया। अगले दिन से उमा और कमला ने घर में पापड़ बनाना शुरू कर दिया। सारे पापड़ बनाकर उन्होंने कृष्णा को दिया। जाकर इसे बाजार में बेच दो। कृष्णा उन पापड़ों की टोकरी लेकर बाजार गया। वहां वो पापड़ बेचने लगा। कुछ औरतों ने कृष्णा के पापड़ खरीदे। अब ये बाकी के पापड़ कल बेचूंगा। वो जब घर लौटा तो खुश था। लगभग सारे पापड़ बिक गए। भगवान की कृपा है। बाकी जो बचे हैं वो मैं कल बेच दूंगा। अगले दिन जब कृष्णा पापड़ लेकर बाजार गया तो उसके आते ही भीड़ लग गई। भाई, आपके पापड़ तो कमाल हैं। कल मैं थोड़े लेकर गई थी, सभी ने चाव से खाए। आज मुझे ज्यादा चाहिए। और देखते ही देखते कृष्णा के सारे पापड़ बिक गए। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सब बताया। तेरे पापड़ ने तो धूम मचा दी है। ऐसा ही चलता रहा तो कमला जल्दी स्कूल जा पाएगी। उमा ने भगवान को धन्यवाद किया। और हाँ, आज से ज्यादा पापड़ बनाना। कुछ ग्राहकों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। अब से माँ बेटी दिन भर पापड़ बनाया करती थी। जैसे ही ये पापड़ लेकर कृष्णा बाजार जाता, झटपट सारे पापड़ बिक जाते। एक दिन कृष्णा के ये पापड़ एक सेठ ने खरीदे। अगले दिन वो सेठ कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया। भाई, कल मैंने तुमसे पापड़ खरीदे थे। वाह, क्या स्वाद था उनका। धन्यवाद सेठ जी। मेरी कई दुकानें हैं शहर में। क्या तुम मुझे पापड़ सप्लाई कर सकते हो? पर सेठ जी, अभी तो हमारा व्यापार बहुत छोटा है। मेरी पत्नी और बेटी ही पापड़ बनाती हैं। तो क्या हुआ, ये पैसे रखो और कुछ औरतों को भी काम पर रख लो। सेठ का ऑर्डर और पैसे मिलते ही उमा ने और कई औरतों को काम पर रख लिया। उन सभी की दैनिक स्थिति उमा की तरह ही थी। दीदी, आप नहीं होती तो आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। इस अकाल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। जिन गरीब औरतों को उमा और कृष्णा ने काम दिया था, वो सभी उन्हें दुआ दे रहे थे। कृष्णा और उमा ने कई गरीब औरतों और किसानों को काम दिया, जिससे उनके परिवार का गुजारा होने लगा।
अब कृष्णा को पापड़ बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता था और कमला स्कूल भी जाती थी। कृष्णा और उमा दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। शायद इन गरीब किसानों की दुआ ही थी जो देखते देखते उमा और कृष्णा का ये व्यापार बड़ा हुआ और अब उनकी एक फैक्ट्री थी जहाँ काफी औरतें काम किया करती थी। उमा को अपनी सफलता के लिए एक बड़ा सम्मानित अवार्ड भी मिला। आपने कई किसानों के परिवारों को बचाया है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मुश्किल हालात जिंदगी में आते रहते हैं। मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। तो आपने देखा, उमा जी का कहना है कि उनकी इस सफलता का राज है मुश्किल हालातों का डटकर सामना करना। अगर उस दिन कृष्णा और उमा अपनी परेशानी के सामने हार मान लेते तो आज वो किसी और की मदद ना कर पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जो भी हो, हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए।